जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने गाजा में फौज भेजने का ऐलान कर दिया है, लेकिन हमास से हथियार नहीं डलवाएंगे पाकिस्तान। जानेंगे क्या है पूरा मामला। और दूसरी बड़ी खबर ईरान से, जहां परमाणु संस्था ने साफ कह दिया है कि दुनिया रोके या धमकाए, ईरान अब साइंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में टॉप लाइन पर खड़ा हो चुका है। और तीसरी सबसे तगड़ी खबर इजरायल से, नेतन्याहू ने अपने ही भ्रष्टाचार मामलों में राष्ट्रपति से खुलेआम माफी मांग ली है। और साथ में आपको बताएंगे तुर्की और ईरान के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा, इजरायल को बताया असल समस्या। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि अगर गाजा में किसी इंटरनेशनल फोर्स को भेजने की जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान उसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमास से हथियार सरेंडर करना उनका काम नहीं है। ये बात पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने इस्लामाबाद में पत्रकारों से बातचीत में कही। इशाक डार ने कहा, अगर इस फोर्स को भेजने का मकसद हमास को हथियारों से खाली कराना है तो पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं है। ये हमारा काम नहीं है, ये काम तो फिलिस्तीनी कानून लागू करने वाली एजेंसियों का है। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अगर इस फोर्स का उद्देश्य शांति स्थापित करना है तो पाकिस्तान इसमें जरूर हिस्सा लेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी सिद्धांत रूप से सहमति दी है कि पाकिस्तान अपनी फोर्स भेज सकता है, लेकिन अंतिम फैसला तभी होगा जब फोर्स के टर्म ऑफ रेफरेंस, मैंडेट और ऑपरेशन का दायरा पूरी तरह सामने आएगा। इशाक डार ने यह भी बताया कि वो शुरुआती बैठकों में मौजूद थे जहां इस फोर्स को लेकर चर्चा हुई थी। उस समय इंडोनेशिया ने 20,000 सैनिक भेजने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन डार के मुताबिक अगर इस फोर्स में हमास को निशस्त्र करने की शर्त जुड़ती है तो इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने भी अनौपचारिक रूप से अपनी आपत्ति जताई है। दरअसल इसी महीने की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका द्वारा तैयार एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें गाजा में एक ट्रांजिशनल बोर्ड बनाने और एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF की मंजूरी दी गई थी। इस फोर्स का काम गाजा में गवर्नेंस, पुनर्निर्माण और सुरक्षा को संभालना होगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि यह बोर्ड और इंटरनेशनल फोर्स 31 दिसंबर 2027 तक अधिकृत रहेंगे, लेकिन आगे उनका विस्तार तभी होगा जब सुरक्षा परिषद फिर से फैसला ले, और वो फैसला मिस्र, इजराइल और उन सदस्य देशों के साथ पूरी तालमेल में होगा जो इस मिशन के साथ काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था AEOI के प्रमुख ने कहा है कि दुनिया चाहे जितनी रुकावटें डाले, ईरान आज भी न्यूक्लियर साइंस के सबसे आगे खड़े देशों में शामिल हो रहा है। शनिवार को बंदर अब्बास के शाहिद मोहम्मदी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी सेंटर का उद्घाटन करते हुए मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि दुश्मनों ने वैज्ञानिक तरक्की रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने शानदार तरक्की हासिल की है। उन्होंने कहा कि आज ईरान के युवा अपने दम पर ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि देश विज्ञान के टॉप लाइन में खड़ा हो गया है। प्लाज्मा थेरेपी, समुद्र के पानी को मीठा बनाना और नई कृषि तकनीक, ये सब अब पूरी तरह घरेलू विशेषज्ञता से तैयार किए जा रहे हैं। इस्लामी ने कहा कि बड़ी बड़ी ताकतें कभी नहीं चाहती कि कोई और देश विज्ञान में उनसे आगे बढ़े। उन्होंने सीधा आरोप लगाया अमेरिकियों को, खासकर ट्रंप को यह मंजूर नहीं कि दूसरे देश वैज्ञानिक सीमाओं को छू लें। वो तो खनिज और तेल गैस के संसाधनों को भी अपना हक समझते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामिक क्रांति ने उन ताकतों की उस सोच को खत्म कर दिया जो ईरान को हमेशा पिछड़ा रखकर उसका इस्तेमाल करना चाहती थी। सदियों तक इन्हीं ताकतों ने ईरान को तरक्की की राह से दूर रखा। उन्होंने बताया कि आज ईरान के युवा वैज्ञानिक और AEOI के एक्सपर्ट की मेहनत से ईरान दुनिया के वैज्ञानिक दौर में सबसे आगे दौड़ रहा है। ये कोई दावा नहीं, ये हकीकत है। अपनी क्षमता पर भरोसे ने ईरान को अग्रणी देशों में शामिल कर दिया है। इस्लामी ने कहा कि देश ने स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में भी बड़े कदम उठाए हैं। पानी की कमी से निपटने और नमकीन जमीन में खेती को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोग्राम चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि परमाणु तकनीक का इस्तेमाल अब सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका बड़ा रोल स्वास्थ्य, पर्यावरण और समुद्री पानी को पीने लायक बनाने में भी है। इसी तरह प्लाज्मा तकनीक भी अब अस्पतालों, उद्योगों, कृषि और खाद्य सुरक्षा में बहुत असरदार साबित हो रही है।
इस्लामी ने बताया कि कोल्ड प्लाज्मा तकनीक के फायदे बहुत व्यापक हैं और ईरान के परमाणु ऊर्जा संस्था ने इसे अपनी प्राथमिकता बनाकर देश भर के मेडिकल सेंटर्स और आर्थिक सेक्टर्स में तेजी से लागू करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों में राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से औपचारिक माफी मांगी है। राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक नेतन्याहू के वकील अमित हदद ने 111 पन्नों का आवेदन जमा कराया। दरअसल इजरायल में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो अदालत से दोषी ठहराए गए लोगों को माफी दे सकते हैं। जनहित से जुड़े मामलों में कानूनी प्रतिक्रिया पूरी होने से पहले भी माफी दी जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पिछले हफ्ते हर्जोग को पत्र लिखकर नेतन्याहू के पक्ष में माफी की अपील की है। इससे पहले ट्रंप कह चुके हैं कि अगर नेतन्याहू को सजा हुई तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें कि नेतन्याहू पर मई 2020 से 3 बड़े भ्रष्टाचार मामले चल रहे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अमीर कारोबारियों से करीब $2 लाख के गिफ्ट लेकर उन्हें फायदा पहुंचाया, मीडिया मालिकों से पॉजिटिव कवरेज की डील की और बीजेक टेलीकॉम कंपनी को लाभ देकर उसके बदले न्यूज साइट वाल्ला पर अपने पक्ष में खबरें चलवाई। तीनों केस में उन पर रिश्वत, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप है। नेतन्याहू ने इन सभी आरोपों को झूठा और राजनीति से प्रेरित बताया है। फिलहाल इस मामले में कम से कम 2026 तक फैसला आने की उम्मीद नहीं है। इधर घरेलू केसों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय अदालत ICC ने भी नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आरोप है कि उन्होंने गाजा में नागरिकों को निशाना बनाया और भूख को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इससे उनकी छवि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा असर पड़ा है। इसी के साथ आपको बता दें कि दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने तेहरान में कहा कि तुर्की और ईरान को व्यापार, ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा में और मजबूत सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से तालमेल है, लेकिन अब भी काफी काम बाकी है। दोनों देश बॉर्डर को ज्यादा प्रभावी बनाने, बॉर्डर गेट बढ़ाने और नए लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू करने पर सहमत हुए। फिदान ने कहा कि दोनों देशों की आबादी और रिश्ते बड़े हैं, व्यापार भी अच्छा है, लेकिन इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है। दोनों मंत्रियों ने अफगानिस्तान से बढ़ती अनियमित माइग्रेशन को लेकर रोकने पर भी बात की। फिदान ने कहा कि इस मामले में ईरान के साथ मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान तुर्की के वान प्रांत में नया कॉन्सुलेट खोलने जा रहा है और अगर ईरानी मंत्री आए तो वो खुद उद्घाटन में शामिल होंगे। तुर्की ईरान हाई लेवल कोऑपरेशन काउंसिल की अगली बैठक भी जल्द राष्ट्रपति स्तर पर होगी। सुरक्षा मुद्दों पर फिदान ने कहा कि तुर्की और ईरान दोनों मानते हैं कि मध्य पूर्व में अस्थिरता की सबसे बड़ी वजह इजरायल है, चाहे बात गाजा की हो, लेबनान की, सीरिया की या इजरायल की विस्तारवादी नीतियों की। फिदान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। उन्होंने ईरान के परमाणु बातचीत में तुर्की के समर्थन को दोहराया और नाइंसाफ पाबंदियों को हटाने की मांग की। फिदान ने कहा कि ईरान को अपने मसले अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हल करने चाहिए। साथ ही उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध में शांति प्रयासों के लिए तुर्की की प्रतिबद्धता भी दोहराई। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।